This I have told you on previous turn कि array जो है वो हमारा क्या होता है कि जब मैंने उसका सिनेरियो भी बताया था कि आपको अगर कोई बहुत सारी चीज़ें जो सेम टाइप की हैं, सिमिलर टाइप की हैं, उनको स्टोर करना। फॉर एग्जांपल, यू वांट टू स्टोर एज ऑफ स्टूडेंट, सो if a single student is there and there's no problem, you can declare a variable, normal variable like age. But if you want to store age of all the students in the class, for example there are 50 students or 100 students, then if you are using normal variables, then you need to declare around 50 variable or 100 variables if you are going to define normal variables, like age 1 to represent age of student 1 and age 2 to represent age of student 2. This will require around 50 or 100 elements, 100 variables. Okay. And when you are going to scan all these variables, then what will happen? You need to scan all the variables with different variable names. So you need 50 scan statements or 100 scan statements. So this is the problem with using normal variables. But arrays offer advantage in the sense कि आप जो है एक नॉर्मल एरे डिक्लेयर कर सकते हैं, एंड using arrays we can declare variable age in a similar fashion, simply by writing age and telling the compiler what is the size or what is the requirement of size, कितने variables हमें चाहिए. अगर आपको 50 चाहिए, then we can specify the size 50. तो हम जो है 50 साइज स्पेसिफाई कर सकते हैं, एंड दिस विल क्रिएट अ वेरिएबल दैट इज कॉल्ड इंडेक्स्ड वेरिएबल और एरे वेरिएबल विद साइज 50. ओके, तो आप जो है 50 साइज का एक वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं, एंड दिस वेरिएबल विल बी कैपेबल ऑफ स्टोरिंग अराउंड 50 एलिमेंट्स इन वन गो. आप एक बार में 50 एलिमेंट्स इसमें स्टोर कर सकते हैं. द syntax for, and see one thing that this is the organization of a structure कि हमारे पास कोई एरे, हमारे पास जो एरे है हम उसको स्टोर करेंगे तो वो इस फॉर्मेट में आपका सेव होगा मेमोरी में. सो यू कैन से दिस इज द स्टार्टिंग ऑफ द एरे. हमारे पास अगर 50 एलिमेंट का एरे है तो उसकी कोई ना कोई जो है वो स्टार्टिंग बाइट होगी जहाँ से एरे स्टार्ट हो रहा है. दैट स्टार्टिंग बाइट और स्टार्टिंग लोकेशन इज कॉल्ड बेस एड्रेस ऑफ द एरे. इज इट क्लियर कि जहाँ से आपका एरे स्टार्ट हो रहा है, जहाँ से एरे की फर्स्ट बाइट स्टार्ट हो रही है, आप स्टार्टिंग एड्रेस कह सकते हैं एरे का. जो स्टार्टिंग एड्रेस है उसी को हम बेस एड्रेस कहते हैं. जितने आपके पास नंबर ऑफ सेल्स हैं वो सेल्स आपकी जो है वो यहाँ पर शो होंगे. आपने अगर 50 एलिमेंट का एरे डिक्लेयर किया हुआ है देन इट विल शो 50 एलिमेंट्स. शो मीन्स आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग ऑन पेपर कि आप कैसे शो हो रहा है. अदरवाइज दिस मेमोरी इज ऑल्दो नॉट विजिबल टू यू. तो आप अगर 50 एलिमेंट्स ले रहे हैं तो आपका एरे जो है वो इस तरह से एक डायमेंशन में एक्सटेंड करेगा और इसमें 50 सेल्स जो है वो क्रिएट कर देगा कंपाइलर. तो जो साइज आप कंपाइलर को बताएंगे, कंपाइलर उतने साइज का एरे जो है वो क्रिएट कर देगा. ये आप देख रहे हैं, दिस इज द साइज ऑफ. और आपने एक तो एरे क्रिएट कर लिया, आपने कहा कि एज 50, तो एज 50 आपका जो है वो एरे क्रिएट हो गया. दिस इज द सिंटैक्स ऑफ एरे डिक्लेरेशन. ठीक है, पहले डेटा टाइप स्पेसिफाई करते हैं और उसके बाद एरे का नाम कोई भी, जैसे आपके नॉर्मल वेरिएबल्स होते हैं, नाम देना है. उसके बाद उसका साइज स्पेसिफाई करना है, एंड दिस साइज शुड बी कांस्टेंट. भी आप नंबर यहाँ पर प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन कोई वेरिएबल का नाम यहाँ पर नहीं दिया जा सकता. अगर आप कोई वेरिएबल का नाम देंगे देन कंपाइलर विल नॉट अलाउ. तो ये आपके पास जो है वो एरे डिक्लेरेशन का सिंटैक्स भी इसी को कहते हैं. कभी आप लोगों से पूछा जाता है वाइवा वगैरह में कि एरे कैसे डिक्लेयर करते हैं, उसका सिंटैक्स लिखिए. तो आप इसी तरह से स्पेसिफाई कर सकते हैं. सिंटैक्स मतलब होता है कि आपका उसका मेथड क्या है एरे को डिक्लेयर करने का. तो ये तो सिंटैक्स का एक एग्जांपल हुआ. ठीक है, इंटीजर एरे आप डिक्लेयर कर रहे हैं, दिस इज कॉल्ड सिंटैक्स.
जेनरिक सिंटेक्स, आपने यहाँ पर डेटा टाइप बताना है, डेटा टाइप का नाम भी नहीं बताना है, एरे का भी नाम नहीं बताना है, सिंपली आपने लिख दिया एरे का नाम, कोई भी नाम हो सकता है एरे, ठीक है। और यहाँ पर आपने साइज भी नहीं बताया, सिर्फ साइज लिख दिया यहाँ पर, और स्पेसिफाई करना होता है कि आपका साइज जो है दिस इज कांस्टेंट। यहाँ पर आप कोई नंबर जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन इट शुड बी अ नंबर ओनली, ओके। तो आपने यहाँ पर एग्जाम्पल है इसके, इंट दिस इज डेटा टाइप, AR this is name of array, and 10 this is the size of the array. Similarly we can declare the character array, यहाँ पे आपने array का data type जो है वो specify किया, this is char, this is name of the array, जो array का नाम है वो भी हमने यहाँ पर name ही रखा है, और size जो है वो 25 specify किया, so this will represent 25 characters in an array name. This is float, this is another example, फ्लोटिंग पॉइंट एरे डिक्लेयर किया यहाँ पर 75। तो ये आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, दिस इज रिप्रेजेंटिंग एन एरे ऑफ 75 फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, जिनको हमने हाइट का नाम दिया है। आप इसमें हाइट स्टोर कर सकते हैं 75 स्टूडेंट्स की। दिस इज द एडवांटेज कि आप अगर 75 स्टूडेंट की हाइट स्टोर करना चाह रहे हैं तो आपने सिंपली लिख दिया 75, इट मींस दिस विल रिप्रेजेंट हाइट ऑफ 75 स्टूडेंट। कंपाइलर जो है वो 75 स्टूडेंट्स के लिए मेमोरी एलोकेट कर देगा, जिसमें आप वेरिएबल्स स्टोर कर सकते हैं। अगर आप एरे इंडेक्स यूज ना करें तो फिर आपका हाइट जो है वो एक वेरिएबल रिप्रेजेंट करेगा, आपको दो के लिए दो वेरिएबल चाहिए, आप तो इसको इस तरह से नेम कर सकते हैं हाइट 1, हाइट 2, बट इन दैट केस यू विल रिक्वायर 75 डिफरेंट वेरिएबल्स, एंड सिंस वेरिएबल्स आर डिफरेंट सो यू विल नीड 75 different scan statements and print statement, and whatever you are going to perform on these array elements, हर ऑपरेशन आपको 75 टाइम्स परफॉर्म करना पड़ेगा, क्योंकि आपको 75 टाइम्स परफॉर्म तो एक्चुअली आप करेंगे हमेशा, चाहे आप एरे यूज करें या नॉर्मल वेरिएबल, लेकिन आपको लिखना भी पड़ेगा। अगर आप एरे यूज नहीं कर रहे हैं तो आपको 75 टाइम्स स्कैन स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। कंपाइलर के लिहाज से कोई उसमें जो है वो एडवांटेज इतना उसे नहीं मिल रहा है, लेकिन आपके लिहाज से बहुत एडवांटेज मिल रहा है कि आपने सिर्फ एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है और आप इसको 75 वेरिएबल्स की तरह से ट्रीट कर सकते हैं। अब इसमें करना क्या होता है कि आपने एक एरे डिक्लेयर कर दिया, अब आप इसमें से कोई पर्टिकुलर उसका एलिमेंट एक्सेस करना चाह रहे हैं, सो वी कैन एक्सेस बाय प्रोवाइडिंग द लोकेशन ऑफ द सेल, कि जो आपकी सेल है, एक आप एरे जो एक डायमेंशन में आपका कर रहा था, इसलिए हम इसे वन डायमेंशनल एरे कहते हैं। इस वन डायमेंशनल एरे के अंदर आपके पास जो एलिमेंट्स हैं वो कहाँ स्टोर है, इस चीज को स्पेसिफाई करने के लिए हम उसकी इंडेक्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं। इस वजह से हम एरे वेरिएबल्स को इंडेक्स्ड वेरिएबल भी कहते हैं, क्योंकि हम इसमें इंडेक्स प्रोवाइड कर रहे हैं। And one more thing, that the index of array variables start from 0. उसका देखिए रीजन मैं आपको बताऊं कि एरे आपसे रीजन ही कभी कभी पूछता है कोई वाइवा में या एग्जाम में, कि सी में आपकी जो इंडेक्स है वो 0 से स्टार्ट होती है, उसका कोई रीजन है। तो रीजन आप देख सकते हैं ये है कि जो हमारा बेस एड्रेस है, ठीक है, बेस एड्रेस जो एरे का है उससे हमारी जो सेल है वो कितनी दूरी पर है। ठीक है, दूरी का मतलब आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो सेल है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दिस इज सेल 0, आप देख रहे हैं लिखा हुआ है सेल 0। तो सेल 0 जो है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ से आपका एरे की फर्स्ट बाइट स्टार्ट हो रही है, स्टार्टिंग लोकेशन है, वही जो है वो सेल 0 की स्टार्टिंग लोकेशन है। सो यू कैन से कि जो सेल बाउंड्री है, सेल 0 की बाउंड्री है और जो एरे की बाउंड्री है, दोनों एक साथ स्टार्ट हो रही हैं, एक ही लोकेशन से स्टार्ट हो रही है। इज इट क्लियर? जो आपकी सेल बाउंड्री है और जो एरे की स्टार्टिंग लोकेशन है दोनों सेम है। सो यू कैन से देयर इज नो ऑफसेट बिटवीन एरे बाउंड्री एंड सेल बाउंड्री। तो आपकी एरे बाउंड्री और सेल बाउंड्री में कोई बीच में डिस्टेंस नहीं है, कोई उनके बीच में ऑफसेट नहीं है। ऑफसेट कहते हैं बीच में जो जगह होती है उसे ऑफसेट कहते हैं। तो इसके बीच में कोई जगह नहीं है, तो इस वजह से हमारा ये चीज़ वो कहलाती है कि हमारी इंडेक्स 0 से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि आप बेस एड्रेस जानते हैं, जब कंपाइलर मेमोरी एलोकेट करता है तो एरे की बेस एड्रेस जो है वो आपको मिल जाती है कि एरे आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। बाकी सारी लोकेशंस जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कैलकुलेशन पर्पज से जो फार्मूला इसमें यूज़ करते हैं उसी फॉर्मेट में हमने इसमें जो है इंडेक्सिंग की हुई है सी में। ठीक है, तो आपका जो फार्मूला है उसके हिसाब से आपको बताना होता है बेस एड्रेस से आपकी सेल कितनी दूरी पर है, कितने ऑफसेट पर है। तो बेस एड्रेस से फर्स्ट सेल आपकी
0 बाइट की दूरी पर है, दैट्स व्हाई इट्स इंडेक्स इज ट्रीटेड एज 0। ठीक है, तो आपकी इस वजह से इसकी इंडेक्स जो वो 0 कहलाती है। अब आप अगर सेकंड सेल को देखें तो सेकंड सेल इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेल फ्रॉम स्टार्टिंग लोकेशन और द बेस एड्रेस ऑफ द एरे। जो एरे का बेस एड्रेस है उससे आपकी जो सेल 2 जो सेकंड सेल है, यानी कि जिसका नाम हमारा सेल 1 कहलाएगा, एंड जस्ट सी इन दिस डायग्राम, ये आपका सेल 1 है। दिस सेल 1 इज स्टार्टिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेल फ्रॉम बेस एड्रेस। जो आपका बेस एड्रेस है वहां बेस एड्रेस से ये एक सेल की दूरी पर स्टार्ट हो रही है। तो हम इसमें ऑफसेट ऐड करते आते हैं। अगर हमें कैलकुलेशन करना हो सेल 1 का एड्रेस क्या हो जाएगा, बेस एड्रेस। बेस एड्रेस इज ऑलवेज नोन टू यू, कि जो बेस एड्रेस होता है वो आपको हमेशा मालूम होता है। कंपाइलर जब भी एलोकेट करेगा मेमोरी, आपको बेस एड्रेस रिटर्न कर देगा। तो आपको बेस एड्रेस हमेशा मालूम है। अब आपको सेकंड सेल का एड्रेस अगर निकालना है तो आप क्या करें, बेस एड्रेस में एक सेल का साइज उसमें ऐड कर दें, बिकॉज यू आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 सेल। तो आपको बेस एड्रेस प्लस फर्स्ट सेल का जो साइज है वो आपको ऐड कर देना, देन यू विल गेट द एड्रेस ऑफ सेकंड सेल। आपको अगर थर्ड सेल का एड्रेस चाहिए, सिमिलर फैशन में आप थर्ड सेल का एड्रेस जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड सेल का एड्रेस भी आपका इसी तरह से कैलकुलेट हो जाएगा। सो सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट एड्रेस ऑफ एनी सेल। आपके पास n सेल्स हैं सपोज, तो आपको अगर n सेल का एड्रेस कैलकुलेट करना है, इट मींस n सेल आपकी जो है वो n-1 सेल के बाद आएगी। इज इट क्लियर? जो आपकी nth सेल है दैट विल कम आफ्टर n-1 सेल। यानी आप अगर कांस्टेंट में फॉर्म में देखें तो जो सेल नंबर 7 है ये आपकी 6 सेल के बाद आएगी, सेल नंबर 7। तो आपको बेस एड्रेस के बाद 6 सेल्स स्किप करनी है, तब आप जो है 7 सेल पे पहुंचेंगे। तो सेम फार्मूला इज यूज्ड टू कैलकुलेट द एड्रेस ऑफ एनी सेल। दिस इज कॉल्ड एड्रेस कैलकुलेशन और एड्रेस अरिथमेटिक ऑफ एरे। ये आपकी एरे की एड्रेस अरिथमेटिक कहलाती है, कि हम एरे में कैसे जो है चीजें कैलकुलेट कर रहे हैं, एड्रेसेस कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज एरे अरिथमेटिक। तो आपको कैलकुलेट करनी होती है, और कैलकुलेट करने की रीजन हमें एरे के डिफरेंट सेल्स के एड्रेस क्यों चाहिए। फॉर एग्जांपल यू आर गोइंग टू स्कैन द वैल्यू ऑफ 5th सेल। आपको अगर 5th सेल की वैल्यू स्कैन करवानी है, इन दैट केस यू विल नीड द एड्रेस ऑफ 5th सेल। अब आपको 5th सेल का एड्रेस कैसे मिलेगा? अगर नॉर्मल वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं तो आपको इंडिविजुअल सेल्स के वेरिएबल जो है वो मिल जाते हैं। अब आपको यहाँ पर जो है किसी पर्टिकुलर सेल का एड्रेस चाहिए, तो उस एड्रेस को कैलकुलेट करने के लिए कंपाइलर ये प्रोसीजर यूज करता है। कंपाइलर को भी नहीं मालूम कि आपकी 6th सेल का मतलब क्या हुआ, तो कंपाइलर जैसे आप बताएंगे 6th सेल, वो 6th सेल के हिसाब से कैलकुलेट करेगा। बेस एड्रेस में 5 सेल और जोड़ देगा, दिस विल गिव द एड्रेस ऑफ 6th सेल। तो इस तरह से उसको 6th सेल का एड्रेस मिल जाएगा। तो कंपाइलर जो है वो ये मेथड यूज करता है सेल्स की एड्रेसेस कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, जो एरेज के अंदर आप कैलकुलेट कर रहे हैं, तो आपकी एरे की जो फर्स्ट सेल है उसका इंडेक्स होगा 0, और जो लास्ट सेल आपके पास अगर एरे का साइज n है तो आपके पास बेस जो स्टार्टिंग इंडेक्स होगी वो 0 होगी, और जो लास्ट इंडेक्स होगी वो n-1 हो जाएगी। प्लीज रिमेंबर कि आपके पास अगर एरे का साइज n है तो आपके पास जो एरे होगा उसकी फर्स्ट सेल का इंडेक्स 0 होगा, और लास्ट सेल का इंडेक्स जो है वो n-1 होगा। एंड नोट दिस थिंग, जो एरे का नाम है दिस इटसेल्फ रिप्रेजेंट द बेस एड्रेस ऑफ द एरे। आपको बेस एड्रेस के लिए कोई दूसरे वेरिएबल की जरूरत नहीं पड़ती। जो एरे का नाम है, जहां पर भी आप एरे का नाम लिख देंगे, ये आपका क्या रिप्रेजेंट करेगा किसी भी कैलकुलेशन में, किसी भी स्टेटमेंट में, दिस विल रिप्रेजेंट द बेस एड्रेस ऑफ द एरे इटसेल्फ। जो एरे है उसी का बेस एड्रेस को रिप्रेजेंट करेगा एरे का नाम। दिस इज द डिक्लेरेशन। ये आपको मैंने बता दिया है इसकी इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है और कहाँ तक जाएगी, n-1 तक जाएगी अगर एरे का साइज जो है वो n है। फॉर एग्जांपल कंसीडर दिस एग्जांपल, ये आपके पास एक इंटीजर एरे है जिसका साइज 10 है, तो इसका स्टार्टिंग एड्रेस क्या होगा, स्टार्टिंग इंडेक्स क्या होगा, 0 होगा, और लास्ट इंडेक्स जो है वो 9 होगा। इसका जो सेकंड डिक्लेरेशन है कैरेक्टर, ठीक है, इसमें starting index of the cell will be 0 and last index will be 24.
Similarly, in this case, starting index will be 0 एंड लास्ट इंडेक्स विल बी 74। ठीक है, तो आपके पास जो भी एरेज है, जो जितना उसका साइज है, मैक्सिमम साइज, इसे मैक्सिमम साइज भी आप कह सकते हैं। एरे का मैक्सिमम साइज कितना है? 75। तो ये कितने एलिमेंट होल्ड कर सकता है? इट कैन होल्ड 75 एलिमेंट्स। और उनकी इंडेक्सेस कहाँ से स्टार्ट होंगे? इंडेक्सेस विल स्टार्ट फ्रॉम 0 to 74। ठीक है, एरे का साइज 75 होने का मतलब ये नहीं है कि आपके पास 75 लोकेशन भी अवेलेबल है। आपके पास 0 से 74 तक की लोकेशंस अवेलेबल है। तो आप अगर 75 के एरे में 75 लोकेशन पे भी कुछ स्टोर कर देते हैं, देन दैट लोकेशन इज इनवैलिड, और आप उसका बिहेवियर कंपाइलर का उसके बारे में श्योर नहीं होगा कि 75th सेल पे अगर आप स्टोर करते हैं तो ये सही रिटर्न करेगा या नहीं रिटर्न करेगा। इट मे रिटर्न करेक्ट इफ दैट लोकेशन हैज नॉट बीन यूज्ड, बट यू शुड अवॉइड दिस सिनेरियो कि आप जो है कोई ऐसी सिचुएशन उसमें क्रिएट करें कि जितने आपने उसकी साइज दी हुई मैक्सिमम साइज, उस इंडेक्स को भी यूज कर लें। यू शुड नॉट यूज दैट बिकॉज दैट इंडेक्स इज नॉट वैलिड। लेकिन ये हो सकता है कि आपने जो एरे यूज किया और आप यूज करके देख रहे हैं तो आपको दिखा रहा है कि ये आपका जो एरे है उसमें इतने एलिमेंट्स अवेलेबल हैं। कितने? 75 दिखा रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो 75 मतलब 0 से 74 हुआ, इज नॉट 75। ओके, नाउ दिस इज कॉल्ड एरे इनिशियलाइजेशन। यहाँ पर हम एरे इनिशियलाइज कर रहे हैं। एरे जब आप इनिशियलाइज कर रहे हैं उस वक्त डिक्लेरेशन के टाइम पर आप अगर वैल्यूज स्पेसिफाई कर देते हैं तो एरे इनिशियलाइज हो जाएगा। अदरवाइज आप बाद में इसको इनिशियलाइज नहीं कर सकते हैं। प्लीज नोट दिस थिंग ऑल्सो कि आप एरे को डिक्लेरेशन के टाइम पे इनिशियलाइज कर सकते हैं, लाइक दिस और लाइक दिस। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनिशियलाइजिंग द एरे, बट दिस इज नॉट पॉसिबल वंस द एरे इज डिक्लेयर्ड। आपका एरे अगर एक बार डिक्लेयर हो गया उसके बाद आप इसको जो है वो नहीं कर सकते हैं। इसका एग्जांपल मैंने यहाँ पर शो किया हुआ था। ठीक है, कि आपके पास अगर फ्लोटिंग पॉइंट एरे आप इस तरह से इनिशियलाइज कर सकते हैं, कैरेक्टर एरे तो आप इस तरह से इनिशियलाइज कर सकते हैं। See this thing, this statement is declaring an array of 5 integers. Okay, but here we are initializing the array after the declaration, so this will generate error because this is not allowed. मैंने आपको एड्रेस अरिथमेटिक बता दिए, एग्जाम्पल भी इसमें दिया हुआ है आपके पास प्रेजेंटेशन में। तो आप अगर फर्स्ट सेल 0 सेल का एड्रेस आपको मालूम होता है कि कहाँ है 0 सेल, जो है वो आपकी बेस एड्रेस से 0 की डिस्टेंस पर है। इट मीन्स द बेस एड्रेस ऑफ एरे इज सेम एज द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द सेल। जो आपकी फर्स्ट सेल है उसका स्टार्टिंग एड्रेस और एरे का स्टार्टिंग एड्रेस दोनों सेम होंगे। फर्स्ट सेल का एड्रेस जो है क्या हो जाएगा? बेस एड्रेस ऑफ द एरे यानी स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द एरे, और डिस्टेंस फ्रॉम बेस एड्रेस या ऑफसेट फ्रॉम फर्स्ट बेस एड्रेस। तो ऑफसेट कितना है यहाँ से? ऑफसेट है आपका 1 सेल। तो यहाँ पर आप 1 सेल के साइज के बराबर की नंबर ऑफ बाइट्स स्किप करेंगे तो आप सेकंड सेल पे पहुंचेंगे। सिमिलरली एड्रेस ऑफ nth सेल कितना हो जाएगा? बेस एड्रेस प्लस, यू कैन कैलकुलेट इन दिस फैशन कि आपके पास अगर आपको 6 सेल स्किप करनी है और सबका साइज आपको मालूम है तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। एड्रेस कितना आपको कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। तो आप अगर 7th सेल का एड्रेस कैलकुलेट करना चाहें तो क्या हो जाएगा? बेस एड्रेस प्लस 6 जो आपके पास सेल्स हैं उन्हें आपको स्किप करना है। इट मीन्स आपको 6 सेल स्किप करनी है जिनका साइज आपका डिपेंड करेगा डेटा टाइप के ऊपर। फॉर एग्जांपल आपने अगर इंटीजर डिक्लेयर किया हुआ है तो आपको 12 बाइट्स जो है वो छोड़ने पड़ेंगे तब आप 7th सेल पे पहुंचेंगे। सो द सेम फार्मूला इज रिटन इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल नेम्स और वेरिएबल साइज। आप अगर n सेल कंसीडर करें तो n-1 सेल आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। इसी तरह से हमारे पास 2D एरेज होते हैं। जैसे हम कह रहे हैं कि हमारे पास 1D एरे जो एक ही डायमेंशन में ग्रो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड 1 डायमेंशनल एरे। इस तरह से हमारे पास अगर एक डायमेंशन का एक एरे, इसी के ऊपर हम दूसरा एरे रख दें, उसके ऊपर तीसरा एरे अरेंज कर दें इन दिस फैशन, जैसा आप इस फिगर में देख रहे हैं, तो क्या होगा? दिस विल क्रिएट अ 2 डायमेंशनल एरे। ठीक है, स्टिल वी विल कॉल द स्टार्टिंग एड्रेस ऑफ द फर्स्ट एरे, जो आपका फर्स्ट 1D एरे है, उसका जो स्टार्टिंग एड्रेस होगा वही हमारा पूरे 2D एरे का भी स्टार्टिंग एड्रेस कहलाएगा, क्योंकि आपके पास मेमोरी जो है वो तो लीनियर ही है। ठीक है,
जो आपके पास मेमोरी लोकेशंस आप देख रहे हैं, आपके पास जो कंप्यूटर की मेमोरी है दैट इज ऑल लीनियर, ठीक है। अब हम इसमें अपना 1D एरे स्टोर करते हैं, 1D एरे भी स्टोर कर सकते हैं। अगर हमें 2 डायमेंशनल एरेज में स्टोर करना है तो 2 डायमेंशनल एरे भी उसी में स्टोर होगा, ठीक है। तो आपका चाहे 1D एरे हो या 2D एरे हो या 3D एरे हो, कोई भी एरे आप डिक्लेयर कर रहे हैं वो एरे आपका मेमोरी में ही स्टोर होगा और उसकी कोई ना कोई स्टार्टिंग लोकेशन होगी, ठीक है। तो जो स्टार्टिंग लोकेशन है दैट विल बी नोन एज बेस एड्रेस। तो जो आपकी कॉन्सेप्ट 1D एरे के लिए थी वही 2D एरे के लिए भी आपके पास 2D एरे है, ठीक है, उसका बेस एड्रेस होगा। 2D एरे का डिक्लेरेशन आप अगर देखें, सो दिस इज सिमिलर टू 1D एरे। डेटा टाइप आप बताएंगे किस डेटा टाइप का है, उसके बाद एरे का नाम बताएंगे जैसे आपने 1D में बताया था, उसके बाद आप इसका साइज बताएंगे। साइज अब आपके पास 2 डायमेंशन में आपका एरे जो है वो ग्रो कर सकता है, तो आपके पास 2 डायमेंशन का साइज होगा। नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ रोज कितनी है और मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, ठीक है। आप जो एरे स्पेसिफाई करेंगे 2D एरे, तो आप उसमें अब 2 चीजें बताएंगे, नंबर ऑफ रोज बताएंगे और नंबर ऑफ कॉलम्स बताएंगे। आप अगर 1D एरे को कंसीडर करें तो 1D एरे में जो था यू कैन कंसीडर देम एज ओनली कॉलम्स, ठीक है। अगर आप इसको देखें तो एक कॉलम ये था 1D में, एक ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह से आपके पास 8 कॉलम इसमें बने हुए हैं। इज इट क्लियर कि आपके पास 8 कॉलम एक एरे के अंदर बने हुए हैं। इसी तरह से हमने एक एरे उसके ऊपर और अरेंज कर दिया है, आप ऊपर समझिए उसको या नीचे समझिए, किसी तरह से आप कंसीडर कर सकते हैं उसे। तो ये 2D एरे बन गया है, ठीक है। इस तरह से आप इसमें 2D बना सकते हैं। आप एक एरे 2 रोज हुई हैं इसमें, ठीक है, आप एक रो और जोड़ दें, एक 1D और जोड़ देंगे तो 3 रो हो जाएंगी, ठीक है। आप इसमें n नंबर ऑफ रोज जो है वो ऐड कर सकते हैं, n नंबर ऑफ कॉलम्स ऐड कर सकते हैं, तो ये आपका 2D एरे कहलाएगा। इसी पैटर्न पे आप जो है 3D एरे भी क्रिएट कर सकते हैं। आप अगर देखें तो जो 1D एरे है वो इट्स ग्रोइंग इन 1 डायमेंशनल, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड 1D एरे। आप जो है इसमें सिर्फ एक इंडेक्स प्रोवाइड करते हैं। अगर आप 2D एरे बनाना चाह रहे हैं तो यहाँ पर आप जो है 2 डायमेंशन प्रोवाइड करते हैं, तो ये 2D एरे कहलाता है। 1D एरे को आप एक लाइन की तरह से कंसीडर कर सकते हैं, जैसे लाइक अ लाइन, जैसे आपकी लाइन 1D होती है, एक ही डायमेंशन में ग्रो करती है, इस तरह से आपका 1D एरे भी एक लाइन में ग्रो कर रहा है, ठीक है। 2D जो एरे है जस्ट लाइक अ प्लेन, ठीक है, जैसे आपका प्लेन होता है कोई, उसमें 2 डायमेंशन होती है, x डायमेंशन होती है, y डायमेंशन होती है, उस तरह से आपका 2D एरे जो है वो 2 डायमेंशन में ग्रो कर रहा है। अगर आप 3D एरे को कंसीडर करें तो 3D एरे जो है वो आपका 3 डायमेंशनल फिगर की तरह बन जाएगा, जैसे आपके पास क्यूबॉइड होता है, इस तरह से आप उसको समझ सकते हैं कि आपके पास 1D को अरेंज करके आपने 2D बनाया था, सो दिस इज 1 2 डायमेंशनल एरे, जैसा आप इस फिगर में देख रहे हैं, ये एक 2 डायमेंशनल एरे आपको दिखा रहा है। अगर इस 2 डायमेंशनल एरे के ऊपर हम इसी साइज का एक और 2 डायमेंशनल एरे रख दें, सेम जैसा ये है, इसी की एक कॉपी बना के हम इसके ऊपर अरेंज कर दें, तो ये अब Z डायरेक्शन में भी ग्रो करेगा, ठीक है। आप देख रहे हैं X और Y में तो ये ऑलरेडी ग्रो कर रहा है। अब अगर हम इसको एक के ऊपर एक और अरेंज करते जाएं, 2D के ऊपर एक और 2D, उसके ऊपर और 2D अगर हम रखते जाएं, देन दिस विल क्रिएट अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर एंड दैट यू कैन कंसीडर एज अ क्यूबॉइड। तो आपके पास एक क्यूबॉइड की शेप जो है वो आ जाएगी। तो आप जब 3D स्ट्रक्चर 3D एरे डिक्लेयर करेंगे तो आपके पास 3 डायमेंशन हो जाएंगे, एक रो हो जाएगी, एक कॉलम हो जाएगी, और आप थर्ड डायमेंशन को जो है वो हाइट कह सकते हैं सपोज, ठीक है। तो आप उसको, ये सिर्फ एक तरह से आप कह सकते हैं नेम्स हैं, अदरवाइज आपको यहाँ पर साइज ही लिखना चाहिए, साइज 1, लेकिन मैंने रो इसलिए लिखा ताकि आपको याद रहे कि जो पहली इंडेक्स होती है वो रो रिप्रेजेंट करती है, दूसरी इंडेक्स जो है वो कॉलम रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। तो आपकी जो फर्स्ट इंडेक्स है 2D एरे के केस में रो रिप्रेजेंट करती है, इस वजह से मैंने इनको रो और कॉलम्स की फॉर्म में लिखा हुआ है। अदरवाइज आप इसमें साइज 1, साइज 2 और साइज 3 करके लिख सकते हैं। तो आपके अगर 3 डायमेंशन का एरे तो उसमें 3 साइजेस वहां पर स्पेसिफाई किए जाएंगे, ठीक है। और ये आपका एग्जांपल हो गया इंट एज 10 15। अब आप इसको देखें, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट जो है वो आपका नंबर ऑफ रोज है, ठीक है। तो ये 10 रो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो एज एरे है ये 10 रोज रिप्रेजेंट कर रहा है, और हर रो में 15 कॉलम्स है, ठीक है। देयर आर 10 रोज ऑफ स्टूडेंट्स जिनकी हम एज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 10 स्टूडेंट्स की एज रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 रोज रिप्रेजेंट कर रहा है, और हर रो में 15 है। सो यू कैन से दिस इज लाइक यू कैन क्रिएट 10 बैचेस ऑफ स्टूडेंट्स, ईच कंसिस्टिंग ऑफ 15 स्टूडेंट्स। इस तरह से आप इसको कंसीडर कर सकते हैं कि आपके पास 10-10 स्टूडेंट की 15 बैच है, नहीं 15-15 स्टूडेंट की 10 बैच है, ठीक है। दिस इज रो, ठीक है। ये आपकी रो है, जो
रो 1 है, रो 2 है, और हर रो में 15 कॉलम्स है। तो ये 15 कॉलम्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये आपका जो सबसे लास्ट डायमेंशन है, इसमें एक्चुअली आपका डेटा स्टोर होगा। ये आपको इंडिविजुअल सेल को रिप्रेजेंट करेगा। तो आपके पास पहले आप रो बताएंगे किस रो में आपका डेटा है, उसके बाद कॉलम बताएंगे किस कॉलम में आपका डेटा है। रो और कॉलम आपको स्पेसिफाई करने पड़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका जो एरे है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 10 रोज एंड 15 कॉलम्स। 10 रो यहाँ पर भी आपकी जो इंडेक्सिंग है वो उसी तरह से होगी। जो नंबर ऑफ रोज हैं वो 0 से 9 तक ग्रो करेंगे, और जो नंबर ऑफ कॉलम्स है वो 0 से 14 तक ग्रो करेंगे। यहाँ पर इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आप मैंने पिछली बार असाइनमेंट के तौर पर भी दिए थे, ठीक है। इस बार मैं आपको ये एक्सिक्यूट करके दिखा रहा हूँ। कुछ लोगों ने सही किए, कुछ लोगों ने गलत भी किए थे। ये काफ़ी सारे लोगों ने गलत किए थे। कंट्रोल एस, पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ। एरे एरे 1D, इसको मैंने नाम दे दिया .c। एरे 1D .c के नाम से प्रोग्राम सेव कर दिया। हैश इंक्लूड यहाँ तो करना ही पड़ेगा क्योंकि मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ, अदरवाइज मैं अपने नोट्स में ये नहीं स्पेसिफाई करता हूँ। ये आपके पास हैश इंक्लूड आ गया। अब हम यहाँ पर अपना मेन फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं। मेन विल ऑलवेज बी देयर। यहाँ पे आपको एरे डिक्लेयर करना है। आप मैंने शो किया था इंट a 10, ठीक है। हमारे पास एक 10 इंटीजर का एरे डिक्लेयर हो गया। इस एरे का नाम क्या है? सिर्फ a। सिंबॉलिक नेम्स मैंने यहाँ पर यूज किया है। आपको कुछ वैसे बेटर नेम यूज करना चाहिए। चलिए मैं भी यूज कर लेता हूँ, दिस इज एज, ठीक है। ABCD से आपके थोड़े नेम में कंफ्यूजन पैदा होता है कि आपका एरे क्या चीज रिप्रेजेंट करे। तो आपको मालूम पड़ेगा कि दिस इज रिप्रेजेंटिंग एज ऑफ 10 स्टूडेंट्स और 10 पर्सन, किसी भी 10 पर्सन की एज को आप रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करें। अगर आप सिर्फ ए नाम यूज करते हैं, वेरिएबल का नाम ए रखते हैं, तो ए का कुछ भी मीनिंग हो सकता है। लेकिन आपने अगर एज लिखा हुआ है तो जो प्रोग्राम आपका पढ़ रहा है उसको ये समझ में आ जाए कि आपने ये वेरिएबल जो है पर्टिकुलर आपने एज स्टोर करने के लिए यूज किया हुआ है, ठीक है। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग names instead of writing just single letter variable names, ठीक है। आपको अगर हाइट स्टोर करनी है तो आप h भी लिख सकते हैं, ht भी लिख सकते हैं, या हाइट भी लिख सकते हैं। लेकिन आप अगर सिर्फ h लिखते हैं तो उससे आपका इतना एक्सप्लेनेटरी नहीं होगा। अगर आप हाइट ht लिखते हैं तो इट्स बेटर। तो यहाँ पर आपने एरे डिक्लेयर कर लिया। मैं आपको फ्लोटिंग पॉइंट का भी एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ, फ्लोट। और पिछले बार मैंने आप लोगों को जो असाइनमेंट में दिया था, एक फ्लोटिंग पॉइंट एरे डिक्लेयर करने के लिए कहा था। आप लोगों ने जो है ऊपर उसमें ऑब्जेक्टिव में या उसके कमेंट में लिखा कि फ्लोटिंग पॉइंट एरे डिक्लेयर करना है, और नीचे जो है वो आपने इंटीजर एरे डिक्लेयर करके और उसे स्कैन करके मैं जो प्रोग्राम था सबमिट कर दिया। मैंने आप लोगों से जो कहा था वो इंटीजर एरे नहीं कहा था, फ्लोटिंग पॉइंट एरे के लिए कहा था। चलिए अब यहाँ पर देखिए कि आपने हाइट के लिए लिया है, कितना साइज आपको स्पेसिफाई किया गया, 5 किया गया। तो दिस इज योर साइज 5, ठीक है। हम इसको जो है वो स्कैन करवा रहे हैं। स्कैन के लिए हमें इंडेक्स की जरूरत पड़ेगी, आई एक यूज करना पड़ेगा। तो हम इसे चाहें यहाँ पर डिक्लेयर कर सकते हैं इंट आई। तो आपको कितने वेरिएबल, यू मे बी नोइंग ऑलरेडी इन एडवांस कि आपको कितने वेरिएबल्स चाहिए, या आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर हमने n ले लिया, n इक्वल्स टू से 5, ठीक है। n की वैल्यू में यहाँ पर स्कैन भी करा सकते हैं। मैंने यहाँ पर इनिशियलाइज कर दिया n को। हम फॉर लूप यूज कर रहे हैं यहाँ पर, फॉर i इक्वल्स टू 0। फॉर का एडवांटेज क्या है, यहाँ पे आप इनिशियलाइज और कंडीशन और मॉडिफिकेशन तीनों चीजें जो एक साथ लिख सकते हैं एक ही लाइन में। तो यहाँ पर एरर के चांसेस कम होते हैं। जो लोग प्रोग्रामिंग स्टार्ट करें, जैसे आप लोग हैं फर्स्ट सेमेस्टर में और सेकंड सेमेस्टर में, तभी आप लोगों को गलती के चांसेस ज़्यादा होते हैं कि आप कहीं जो है वो इनिशियलाइज करना भूल गए, कहीं कोई और प्रॉब्लम हो गई। सो इन दैट केस फॉर लूप इज बेटर, अदरवाइज तो दे आर सेम। लेकिन इस वजह से बेटर है कि आपके पास तीनों चीज़ें एक साथ आ जाती हैं। कोई चीज़ आपका स्किप करने का या गलती से भूलने का जो है वो चांस नहीं रहता है। आई लेस देन 5, ठीक है, और आई प्लस प्लस। रिमेंबर यहाँ पर आई इक्वल्स लेस देन इक्वल्स टू 5 यूज नहीं कर सकते आप। कुछ स्टूडेंट ने आई इक्वल्स टू 5 यूज किया हुआ था, तो मतलब आपने लिखा था कि आई इक्वल्स टू 0 एंड आई लेस देन इक्वल्स टू 5। ये आपने इसको जो है 1 से स्टार्ट कर लिया और इसको
लेस देन इक्वल टू 5 तक ले गए। यहाँ से 1 से स्टार्ट कर लेंगे तब तो प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि आपका कंपाइलर जो है वो पहली सेल छोड़ देगा और दूसरी सेल से स्टार्ट कर देगा। आप अगर 1 ले रहे हैं तो दूसरी सेल हो गई, वहां से दूसरी सेल से स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन आप अगर यहाँ पर लेस देन इक्वल टू 5 लिख देते हैं, इट मीन्स जो आपकी जो एरे इंडेक्स है वो 5 तक चली जाएगी, जबकि आपकी एरे इंडेक्स कहाँ तक जा सकती है, 0 से 4 तक जा सकती है। तो इस वजह से एरर थी और मैंने रिपोर्ट में जो है कमेंट भी लिखा था। नाउ दिस इज द बॉडी ऑफ फॉर लूप, कि आपने फॉर लूप की बॉडी बना दी। बॉडी में हम जनरली इस वजह से बनाते हैं ताकि ये कंफ्यूजन नहीं रहे कि कौन कौन से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे। जो भी आप बॉडी के अंदर लिख देंगे सभी स्टेटमेंट फॉर के अंदर में आएंगे। दूसरी एक चीज जो आप लोगों ने उसमें सबमिशन में की हुई है वो ये कि आप लोगों ने, कई लोगों ने इसमें फॉर के बाद सेमीकोलन लगा दिया। और एक चीज और, कुछ लोगों ने जो है वो प्रोग्राम एक दूसरे को भेज दिए हैं, कॉपी करके जो है वो सेम प्रोग्राम सबमिट कर दिया। मैंने लिखा भी कॉपीड का मतलब ये था कि आपने प्रोग्राम किसी से कॉपी किया हुआ है। सो डोंट डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स, बिकॉज दिस विल नॉट हेल्प यू। जो आप कर रहे हैं वो आपके फायदे के लिए कि आप प्रोग्राम बनाए, तो आपको प्रोग्रामिंग आ जानी चाहिए। आप अगर किसी दूसरे से ले लेते हैं सो इट डजेंट अफेक्ट मी। और वैसे भी मैंने आपको जो प्रोग्राम दिया उसका कोई मार्क्स भी नहीं थे, तो आपको भी कोई सच एडवांटेज नहीं मिल रहा है। आप अगर उसमें गलत सबमिट करेंगे तो भी उसमें कोई मार्क्स आपके नहीं कट रहे हैं। तो बेटर ये कि आप अपनी तरफ से प्रोग्राम लिखें और उसको प्रैक्टिस में लाएं कि आप प्रोग्राम खुद से कैसे बनाते हैं। और कॉपी कैसे किया है, ये आप लोगों ने सारे स्टेटमेंट सेम लिखे हुए थे, इस वजह से मुझे पता चल रहा था कि आपने कॉपी किया होगा, कि आपने जो है कमेंट भी सेम लिखे हैं और वेरिएबल भी सेम लिए हैं और डिक्लेरेशन भी सेम किया है। ठीक है। और आउटपुट में जो वेरिएबल्स आए हैं, जो वैल्यूज आपके आउटपुट में आ रही थी, वो वैल्यूज भी आपने सेम जनरेट की हुई थी। तो इट मीन्स यू हैव कॉपीड। तो आपको कॉपी करने की जरूरत नहीं है, आपको मार्क्स उसमें नहीं मिलने वाले थे। अगर गलत होगा तब भी आई विल जस्ट टेल यू द एरर्स। ठीक है, मैं सिर्फ आपको एरर रिपोर्ट कर रहा हूँ यहाँ पर। तो ये आपके पास एक लूप हो गया। एंड रिमेंबर, जब आप एरे वेरिएबल्स को डील कर रहे हैं तो आपके पास लूप होना जरूरी है। आप, क्योंकि सिंगल स्कैन स्टेटमेंट से आपका पूरा एरे जो है वो स्कैन होने वाला नहीं। तो यू नीड टू स्कैन यूजिंग अ लूप। ठीक है, तो आप जब स्कैन करेंगे तब भी आपको लूप की जरूरत पड़ेगी, और जब आप प्रिंट करेंगे तब भी आपको लूप की जरूरत पड़ेगी। और जब आप ट्रेवर्स करेंगे, ट्रेवर्स मींस आप एरे के एलिमेंट्स के ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाह रहे हैं, सो यू कैन से यू आर विजिटिंग द एरे एलिमेंट्स। तो आप जब एरे एलिमेंट्स को विजिट कर रहे हैं उस केस में भी आपको लूप की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो आप जब भी एरे के प्रोग्राम बनाए, ध्यान रखें कि आपको सारे एलिमेंट्स कवर करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर स्कैन करना चाह रहे हैं, एंटर एन एलिमेंट, यहाँ पर हम मैसेज के बाद न्यू लाइन लगा दे रहे हैं। एंटर एन एलिमेंट, यहाँ पर कॉलन में हमेशा लगाता हूँ ताकि आपका आउटपुट में डिफरेंस दिखाई दे कि आपका मैसेज कहाँ पर खत्म हो गया। इसके बाद हमने स्कैन किया है, स्कैन एफ। क्या चीज़ आपको स्कैन करनी है, %t। ठीक है, कॉमा %। कौन सा वेरिएबल आपको स्कैन करना है? फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर एज स्कैन कर रहे हैं, या हाइट। चलिए हाइट करता हूँ मैं। ठीक है, हाइट। और हाइट में कौन सा वेरिएबल, ith सेल आप स्कैन कर रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका एडवांटेज है कि आपने एक बार लिखा है कि स्कैन %d HTI, सो दिस विल एनेबल यू टू स्कैन दी वैल्यू। ये आपको वैल्यू स्कैन करने के लिए इनेबल कर रहा है। ठीक है, अगर आप इस स्टेटमेंट को देखें तो जो आई की वैल्यू होगी उसके हिसाब से ये सेल आपकी स्कैन हो जाएगी। सो व्हेन द वैल्यू ऑफ आई इज 0, तो आपकी 0 सेल स्कैन हो जाएगी। अगली बार लूप आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लूप में क्या होगा, जो भी स्टेटमेंट लिखे होंगे ये रिपीटेडली एक्सिक्यूट होंगे। हर इटरेशन में ये दोनों स्टेटमेंट एक्सिक्यूट होंगे। तो फर्स्ट इटरेशन में लिखा है आपके पास मैसेज एंटर एन एलिमेंट, आप एक एलिमेंट एंटर करेंगे, वो एलिमेंट जो है वो HT0 में जाएगा। फिर आपका अगला इटरेशन लूप का शुरू होगा, वो i = 1 के लिए काम करेगा, तो आपके पास मैसेज सेम लिखा हुआ आएगा, लेकिन जो आप स्कैन करेंगे वैल्यू वो HT1 में जाएगी। इस तरह से HT2 में, 3 में, 4 में जाएगी। उसके बाद आप लूप से बाहर आ जाएंगे। इट मीन्स यू हैव स्कैन ऑल दी 5 एलिमेंट्स। आपने 5 एलिमेंट स्कैन कर लिए। 5 इसलिए कि आपने यहाँ पर 5 का साइज दिया हुआ है। ठीक है, अब आपने मैसेज दिया यहाँ पे आप अपने आउटपुट को जो है वो डेकोरेट कर सकते हैं। हाइट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन क्लास इज। ठीक है, आप
सिर्फ एक बार प्रिंट होना है, तो इसको हमने लूप से पहले प्रिंट कर दिया है। ये ठीक है, इसी के कंटिन्यूएशन में प्रिंट करते हैं। हाइट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इज, सारे स्टूडेंट की हाइट भी है वो आपकी कॉमा सेपरेटेड आ जाएगी। ठीक है, अब आपको सारे स्टूडेंट की हाइट चाहिए। अगर एक स्टूडेंट की हाइट चाहिए तो आप प्रिंट एफ में जो है परसेंट एच टी और 0 या HT1 या HT2 करके लिख देते। लेकिन आपको जब सारे स्टूडेंट की हाइट चाहिए तो आपके पास ये भी ऑप्शन कि आप 5 स्टूडेंट हैं, 5 बार प्रिंट स्टेटमेंट लगा दें और पांचों वैल्यूज को प्रिंट कर दें, बट दैट इज नॉट एफिशिएंट टू राइट। अब आप जो है लूप को यूज कर सकते हैं। आप कंसीडर करेंगे अगर आपके पास ये 5 एलिमेंट है, आप 5 स्कैन स्टेटमेंट लगा देंगे तब भी काम हो जाएगा, 5 आप लगा भी सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप 100 एलिमेंट की बात करें तब देन दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर यू टू राइट 100 एलिमेंट्स जस्ट टू स्कैन दी वैल्यूज। ठीक है, तो उस केस में आपको लूप यूज करना ही पड़ेगा। कम में आप लूप को चाहें तो इग्नोर भी कर सकते हैं, बट ज्यादा होंगे तो आपको लूप की यूटिलिटी जो है मालूम पड़ेगी। सो नाउ हियर वी आर गोइंग टू प्रिंट। आपको जो है लूप चाहिए, आप चाहें तो इसी लूप को कॉपी कर सकते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल, ये आपका पास लूप आ गया। आप सेम इंडेक्स वेरिएबल जो लूपिंग के लिए हम यूज कर रहे हैं वेरिएबल कंट्रोल लूप कंट्रोल वेरिएबल, वो आप रख सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, आप दूसरा फॉर लूप यूज कर रहे हैं, आई की वैल्यू जब आप इस लूप से बाहर आएंगे आई की वैल्यू 5 हो चुकी होगी। ठीक है, अगर आप इस पॉइंट पे प्रिंट कराएं, अगर आप इस चलिए मैं प्रिंट करा के दिखा देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। आई इक्वल्स टू परसेंट ई आफ्टर स्कैनिंग, यहाँ मैसेज भी लिख दिया कि आफ्टर स्कैनिंग जो है वो कितना आ रहा है, परसेंट डी कॉमा करना है, आई की वैल्यू प्रिंट करनी, फिर स्कैनिंग स्पेस करना, पता नहीं चलेगा। आई इक्वल्स टू परसेंट जी और यहाँ पर हमें आई की वैल्यू चाहिए, आई लिखें सेमीकोलन, तो आई की वैल्यू प्रिंट होकर जाएगी। इस वजह से मैं आपको शो कर रहा हूँ ताकि मालूम है कि अगर आप फॉर लूप यूज कर रहे हैं तब तो ये आपको याद रहेगा कि आई को दोबारा से इनिशियलाइज करना है। आपने 0 पे इनिशियलाइज कर दिया। 0 पे क्यों कर रहे हैं कि आपकी इंडेक्स 0 से ही स्टार्ट होती है, इसलिए हमने इसको दोबारा से 0 पे इनिशियलाइज किया और 5 तक ही जाना है। और आई प्लस प्लस मीन्स कि आपके आई की वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है। अब हमें यहाँ पर ये मैसेजेस प्रिंट नहीं करना है, इन्हें हमने डिलीट कर दिया। हमारा काम क्या है, सिर्फ हमें प्रिंट करना है printf परसेंट डी कॉमा इसलिए लगा रहे हैं ताकि आउटपुट में हमारे पास कॉमा एक आए। ये कॉमा जो डबल कोट से पहले आप जो कॉमा देख रहे हैं, दिस इज जस्ट पार्ट ऑफ द मैसेज। ठीक है, इसकी अपनी कोई मीनिंग नहीं। यहाँ पर ये कॉमा स्पेशल है जो परसेंट डी के फौरन बाद लगा हुआ है। जो डबल कोट के बाद लगा हुआ है ये मैंडेटरी कॉमा है। ठीक है, या पहले वाले कॉमा को आप हटा दिए, फिलहाल हटा दी, नो कन्फ्यूजन नीडेड। ठीक है, यहाँ स्पेस लगा दे रहा हूँ मैं ताकि आपके हर एलिमेंट के बाद एक स्पेस वहां पर आ जाएगा आउटपुट में। कौन सा एलिमेंट आपको प्रिंट कराना है, आपको प्रिंट करना है HT यानी एरे का कौन सा एलिमेंट, HT का आई एलिमेंट। कुछ लोगों ने ये भी किया था कि एरे की इंडेक्स जो है वो से पैरेंथेसिस से स्पेसिफाई कर दें, जो हमारे पास गोल वाला ब्रैकेट होता है इससे स्पेसिफाई कर दें, वो एरर है। अगर आप इस तरह से गोल ब्रैकेट यूज करते हैं तो कंपाइलर जो है वो आपको एरर मैसेज जनरेट कर देगा। ये आपके पास हाइट स्कैन हो गई, हाइट प्रिंट हो गई, स्कैन ऊपर हुई थी यहाँ प्रिंट हो गई। और हमें क्या करना है, एक रिटर्न स्टेटमेंट लगाना है। रिटर्न 0, रिटर्न 0 कर दिया। सेव करिए इसे, कंट्रोल एस, कंपाइल, ये आपके पास दिख रही है आप लोगों को आउटपुट विंडो। एंटर एलिमेंट आपने यहाँ पर स्टोर किया 1.5, गलती हुई है, एक ही एलिमेंट स्कैन करके ये वापस आ गया और बाकी सारे एलिमेंट स्कैन नहीं हुए। लेकिन आप देखें तो आई की वैल्यू कितनी हो गई, बढ़कर आई की वैल्यू बढ़कर जो है 5 हो गई। ठीक है, हाइट ऑफ ऑल शो कर दिया उसने, 0 कोई भी एलिमेंट नहीं लिया है। देखिए क्या प्रॉब्लम हुई। अच्छा, हाइट जो है वो हमारे पास एक तो फ्लोटिंग पॉइंट थी, i equals to 0, i less than
आपने इसको थोड़ा बड़ा कर लिया, ठीक है। आई इक्वल्स I0 I15 HT। HT जो है वो आपका फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, सो मेक इट करेक्ट, दिस इज परसेंट F, ठीक है। आई इंटीरियर है, सो आई के प्रिंट करने के लिए परसेंट इज फाइन। यहाँ पर जब प्रिंट करेंगे तब भी सेम थिंग विल बी देयर। यहाँ पर आप देखिए, आप परसेंट F से जब प्रिंट करते हैं तब क्या होता है, फिर इसको हम जो है मॉडिफाई करेंगे। वन 1.56 मैं हाइट कंसीडर कर रहा हूँ, इसलिए हाइट के हिसाब से लिख रहा हूँ 1.43 मीटर में आप कंसीडर कर सकते हैं। 1.49 1.58 student of height of 5 students scanned. Now you see here after scanning I is 5, तो जैसे आपका I 5 होता है आप कहीं तो आप लूप से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। अब हमने इसको प्रिंट किया सारी वैल्यूज को, हाइट को, द हाइट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन द क्लास। देखिए आप यहाँ पर क्या लिखा रहा है 1.5000, इसमें डिफॉल्ट जो प्रिसेशन होता है वो 6 डेट का होता है, तो आपका 6 डेट के प्रिसेशन में आपके सारे वैल्यूज शो कर रहे हैं, और हर वैल्यू के बाद आपने स्पेस छोड़ा हुआ था तो एक स्पेस आ रहा है यहाँ पर। इट इज शोइंग 1.50000। ऐसी 56 था तो 56 के बाद 00 आ गया, आपके पास 49 था तो 49 के बाद आ गया, 58 था तो 58 के बाद आ गया। आप ये सब नहीं चाह रहे, आपको मालूम है कि आपके पास सिर्फ 2 डेट तक का प्रिसेशन है, ठीक है। आपके पास जो वैल्यूज हैं वो सिर्फ 2 डेट तक करेक्ट डेसिमल प्लेसेस हैं, तो आप यहाँ पर स्पेसिफाई कर सकते हैं। आपको अगर सिर्फ उसका प्रिसेशन स्पेसिफाई करना तो आप जो है %.2 लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए इसमें आपने सिर्फ पॉइंट के बाद वाले प्रिसेशन स्पेसिफाई किए तो ये आपको इस तरह से आउटपुट देगा। अब मैं आपको हाइट के हिसाब से नहीं इनपुट कर रहा हूँ, नॉर्मल वैल्यूज इनपुट कर दे रहा हूँ। 1.234 है आपके पास, बस 12.34 है आपके पास, 123.4 है आपके पास, 1.005 है, ठीक है। अब देखिए आपके पास 1.489 आप इसे 2 डेट तक के प्रोसेशन में प्रिंट करेंगे तो कंपाइलर जो है वो जो आप करते हैं राउंड ऑफ करेगा वैल्यूज को 2 डेसिमल प्लेसेस तक। तो आप अगर 1.234 को कंसीडर करेंगे तो कितना आना चाहिए, इट शुड कम एज 1.23। 12.34 ऑलरेडी 2 ही डेट में, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो आपका थर्ड एलिमेंट है 123.4, तो ये 40 के फॉर्म में प्रिंट होना चाहिए, और 1.005 इसका क्या होगा देखिए आउटपुट, दिस इज 1.23, 12.34, 123.40, ये जो 123.4 था उसको 2 डेसिमल प्लेसेस तक कर दिया इसने, तो 40 हो गया। उसके बाद 1.005 था, वो कितना हो गया 1.00 की तरह प्रिंट हुआ है। इसका जो 5 था वो खत्म हो गया, 5 से बड़ा अगर ये होता तो ये 6, तो ये 1.01 हो जाता, और 1.489 था, इसमें इसको राउंड कर दिया तो ये 9 हो गया, 1.49 प्रिंट कर दिया है, 8 की जगह 9 हो गया, और 9 को छोड़ दिया, ठीक है। यहाँ पर हम जो है फील्ड विड्थ भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर अभी हमने सिर्फ प्रिसिशन स्पेसिफाई किया था, आप यहाँ पर फील्ड विड्थ भी स्पेसिफाई कर सकते हैं। तो अगर आप फील्ड विड्थ स्पेसिफाई करते हैं, फॉर एग्जांपल 5, जैसे मैंने आप पिछले एग्जांपल में भी बताया था, 5 का मतलब है कि आपके पास जो वैल्यू प्रिंट होगी वो 5 की विड्थ में प्रिंट होगी, और 2 डेट तक का उसमें प्रिसिशन आएगा। आप इसको सेव करिए और इसको रन करिए। अगेन इनपुट सम वैल्यूज, देखिए मैंने यहाँ पर 3 डेट तक लिया है, पर इस तरह से लिया है। अब देखें इसमें 123.234 और 1.23456 12.45 8.99। हमने वैल्यूज इनपुट की, आपने देखी क्या दिखा रहा है। आफ्टर स्कैनिंग i = 5, आई की वैल्यू शो कर रहा है, लेकिन इसमें हमने आई में
आई को दोबारा से 0 बनाया क्योंकि हमें वापस फर्स्ट सेल से ही वैल्यूज चाहिए, ठीक है। हाइट ऑफ ऑल एलिमेंट्स 2.34, ये प्रिंट हुआ है 2.35 हो गया। देखें आप यहाँ पर 34 था तो 34 की जगह क्या कर दिया उसने 2.35 कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया। 123.45 जो 6 था वो 46 हो गया। 1.23456 जो था वो कितना हो गया 1.23 रह गया, यहाँ पर 4 था तो उसने बाकी सबको स्किप कर दिया, सबको जो है इग्नोर कर दिया। और आप यहाँ पर अगर देखें तो ये आपका टोटल 5 की विड्थ में प्रिंट हो रहा है, देख रहे हैं आप। पहले एक स्पेस छूटा है, स्पेस इस वजह से छूटा हो कि आपने 5 जो है फील्ड विड्थ स्पेसिफाई की हुई है, और आपके पास 4 डेट का तो 3 डेट का 3 तो आउटपुट में डिजिट्स हैं और एक डेसिमल पॉइंट होते तो 4 ही हो गए, तो एक आपके पास स्किप हो गया, एक आपके पास स्पेस बच गया है। इस तरह से आप यहाँ पर अगर देखें, यहाँ कितना है 123 पॉइंट, ये बाद वाला स्पेस तो वैसे ही आएगा हमेशा क्योंकि वो हमने आउटपुट में लगा रखा है। यहाँ पर आपके पास टोटल 5 जो है वो आ रहे हैं आपके पास, टोटल डेट्स जो है 5 है और एक डेसिमल, तो ये 6 डेट ले रहा है। तो आपके पास अगर नंबर ऑफ डिजिट्स जो है वो ज़्यादा होते हैं जितनी फील्ड विड्थ है तो आपकी फील्ड विड्थ इग्नोर हो जाती है। यहाँ पर आपने स्पेसिफाई कर रखा है प्रिसिशन 2 डेट का, तो प्रिसिशन जो है वो 2 डेट का आएगा। और 1.23 इसमें देखिए यहाँ पर 2 स्पेसेस छूटे हैं क्योंकि एक स्पेस जो है वो ऑलरेडी हर नंबर के बाद छूटा हुआ है, और एक स्पेस 1.23 क्योंकि ये सिर्फ 4 स्पेस ले रहा है तो एक स्पेस यहाँ छूटा हुआ है। उसके बाद आपके पास यहाँ देखें तो ये 5 डिजिट इसने पूरे 5 स्पेसेस ले लिए 12.34, तो इसमें 4 डेट है और एक डेसिमल पॉइंट, तो इसने 5 डेट ले ली। तो यहाँ पर आप अगर देखें तो सिर्फ इसमें एक स्पेस छूटा हुआ है, और इसमें 8.98 में ये भी 4 स्पेस ले रहा है और एक स्पेस यहाँ एडिशनल छूटा हुआ है। तो आप जो इस फील्ड विड्थ स्पेसिफाई करते हैं, अगर आपके पास जो नंबर्स हैं फील्ड विड्थ से कम है उनकी विड्थ, तो आपकी पूरी 5 की फील्ड विड्थ में प्रिंट होंगे, या जो भी आप फील्ड विड्थ स्पेसिफाई करते हैं। और अगर आप फील्ड विड्थ ज़्यादा देते हैं, फील्ड विड्थ अगर कम देते हैं, तो अगर आपका नंबर उसमें एकोमोडेट नहीं हो सकता देन फील्ड विड्थ विल बी इग्नोर्ड। तो फील्ड विड्थ दिस इज जस्ट सजेशन के तौर पर है, अगर आपके पास जो आउटपुट आ रहा है वो फील्ड विड्थ उससे ज़्यादा है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर फील्ड विड्थ कम है तो कंपाइलर उसको इग्नोर कर देगा। नाउ सी एन एग्जांपल ऑफ 2D एरे। आप लोगों को जल्दी हो रही होगी भी 2 बजे, 1:10 से क्लास हुई थी, 5 मिनट और रुकी, ठीक है। हैश इंक्लूड, यहाँ पर 2D एरे का एग्जांपल देखते हैं। इंटीजर मेन, अपने मेन लिख लिया, डिक्लेरेशन इसी तरह से होगा। फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग सम वेरिएबल सम एरे AR, इसका साइज कितना ले रहे हैं 5, इसमें नंबर ऑफ रोज हैं और इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो सपोज 10 है। दिस इज मैक्सिमम साइज एंड दिस इज नॉट नेसेसरी फॉर यू टू यूज ऑल द एरे एलिमेंट्स। अगर आप इस एरे को कंसीडर करें तो आपके पास इसमें 5 रो हैं और हर रो में 10 एलिमेंट है, ठीक है। दिस इज मैक्सिमम साइज। आप अगर चाहें इसमें से 2 रो यूज करें या 3 रो यूज करें और हर रो में जो है वो 2 या 3 एलिमेंट यूज करें तो वो आप कर सकते हैं, ठीक है। आप मैक्सिमम 10 तक जा सकते हैं, नॉट मोर देन 10। लेकिन आप अगर कम यूज करना चाहें, दिस इज 5x10 एरे, इसमें 5 रोज हैं और 10 कॉलम्स हैं, आप इसे 2x2 के तौर पर भी यूज कर सकते हैं, 2x3 के तौर पर भी यूज कर सकते हैं, 5x5 के तौर पर भी यूज कर सकते हैं। आप नंबर ऑफ रोज कम यूज कर सकते हैं। यू कैन नॉट यूज इट एज 6x3। आप सोचेंगे आपके पास मेमोरी तो उतनी है, लेकिन आप इसे 6x3 के तौर पे नहीं कर सकते हैं, ठीक है। या आप इसे 4x11 के तौर पर भी यूज नहीं कर सकते। इज इट क्लियर? सो दिस इज डिक्लेरेशन ऑफ 2D एरे। ये हमारा 2D एरे डिक्लेयर कर दिया, सब सेव कर लेते हैं। एरे 2D, ठीक है, हमारा एरे 2D के नाम से सेव हो गया। यहाँ पर भी हमें एक इंडेक्स के लिए चाहिए होगा int I, n इक्वल्स टू, बल्कि अब हमें रो और कॉलम 2 वेरिएबल चाहिए होंगे। कितनी रोज चाहिए? रो इक्वल्स टू से 3 रो हम इसमें कंसीडर कर रहे हैं, या रो 2 हैं, 2 ही कंसीडर करिए, 2 रो लेंगे। और कॉलम्स आपको कितने चाहिए? सपोज कॉलम्स जो है वो हम 3 कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, और एक वेरिएबल हो गया I, और एक अब टू वेरिएबल और चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने? अच्छा, अब नंबर ऑफ एलिमेंट की जरूरत नहीं, ठीक है।
आपको यहाँ पर क्योंकि दो इंडेक्सेस हैं तो आपको दो फॉर लूप की या कोई से भी दो लूप आपको चाहिए होंगे। फॉर एग्जांपल यू वांट टू स्कैन दिस एलिमेंट। अब ये एलिमेंट आपका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें दो रो हैं और तीन कॉलम्स हैं, ठीक है। तो पहले आप रो को स्पेसिफाई करते हैं फॉर, चाहे यहाँ पर आई के साथ जे की भी जरूरत पड़ेगी, एक वेरिएबल और ले लेते हैं जे, ठीक है। आई इक्वल्स टू 0, आई लेस देन रो, यहाँ पर भी लेस देन आएगा, लेस देन इक्वल टू नहीं आएगा, और आई प्लस प्लस, ठीक है। ये आपका फर्स्ट फॉर लूप हो गया। इसकी बॉडी बनाई आपने, इसके अंदर, इस बॉडी के अंदर यानी कि हर इटरेशन के लिए आप जो है ये काम करेंगे। जे इक्वल्स टू 0, जे लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स ऑल एंड जे प्लस प्लस, इसको यहाँ पर स्पेसिफाई किया। इस फॉर लूप की बॉडी बनाई आपने, तो यहाँ पर आप अगर देखें तो यहाँ पर नेस्टिंग हो रही लूप्स की। तो पहले एक आप रो लेते हैं और उस रो के अंदर सारे कॉलम्स कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो आपको जो रो लेनी है वो आप आउटर लूप से कंट्रोल कर रहे हैं, और जो रो के अंदर एलिमेंट्स लेने हैं या कॉलम्स लेने हैं वो आप दूसरे फॉर लूप से कंट्रोल कर रहे हैं। नाउ वी आर स्कैनिंग द वेरिएबल्स। प्रिंटफ यहाँ पर हम मैसेज में लिख देना है कौन सा एलिमेंट हम स्कैन करने वाले हैं। एंटर एलिमेंट, ठीक है। कौन सा एलिमेंट ये हमारे पास, हम इसको ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं ताकि आप वहां पर पढ़ने में आसानी है। %d, ठीक है। और दूसरी इंडेक्स कितनी होगी, %d। आपने एलिमेंट लिख के आएगा, एलिमेंट 0 0 या कौन सा एलिमेंट आप स्कैन कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिया आई और जे, तो ये आपका वैल्यू लिख कर आएगी, यहाँ पर कॉलन और लगा दी। आप स्कैन कर रहे हैं, याद रखिए ये आपका एरे जो है वो इंटीजर एरे, scanf %d, इसको आपको स्कैन करवाना है। जो आपने इसकी सिंटैक्स बताई थी, किस एरे को आप स्कैन करवाना चाह रहे हैं। एक तो आपको एड्रेस चाहिए होगा, ठीक है, किसका, सेल का, कौन सी सेल, ith रो एंड jth कॉलम, ठीक है। आपने ith रो और jth कॉलम का एड्रेस यहाँ पर स्पेसिफाई कर दिया। तो आपका जो लूप है वो दोनों लूप चल रहे हैं। पहली बार में आपका जो आप अगर लूप का एग्जीक्यूशन देखें किस तरह से एग्जीक्यूट करेगा, ये आपकी वैल्यू जो है वो आई से स्टार्ट होगा, आई टू 0। तो पहले आई की वैल्यू 0 होगी, उसके बाद फिर आप इस लूप के अंदर एंटर होंगे तो आपका दूसरा लूप स्टार्ट होगा। यहाँ पर आई की वैल्यू 0 है और जे की वैल्यू वो भी 0 होगी। तो फर्स्ट इटरेशन में दोनों एलिमेंट आपके होंगे 0 0, ठीक है। यहाँ पर आई जे की वैल्यू दोनों 0 है, दोनों 0 0 एलिमेंट। तो आपके पास मैसेज लिखा है एंटर एलिमेंट 0 0, ठीक है। आप उसको स्कैन कर देंगे, उसी में स्कैन हो जाएगा। उसके बाद आप अगर देखें तो आप सेकंड वाले फॉर लूप के अंदर हैं। फर्स्ट फॉर लूप के अंदर अभी आप नहीं जाएंगे क्योंकि पहला जो जे वाला लूप चला ये आपको एग्जिट अभी नहीं करने देगा, ठीक है। तो जे की वैल्यू चेंज होती रहेगी और आई की वैल्यू 0 ही रहेगी, ठीक है। तो आपके पास लिखाएगा एलिमेंट 0 0, फिर लिखाएगा 0 1, फिर लिखाएगा 0 2। फिर जब आपके पास पूरे नंबर ऑफ कॉलम्स तक पहुंच जाएंगे तो आप सेकंड रो में एंटर करेंगे। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि आपकी एक रो के सारे एलिमेंट जो हैं वो स्कैन किए जाएंगे। सारे एलिमेंट स्कैन हो गए। आप अगर प्रिंट कराएं इन सारे एलिमेंट्स को तो वो इसी तरह से आपको प्रिंट भी कराने हैं। सारे स्टेटमेंट आपको ऑलमोस्ट ऐसे ही रहेंगे, इसलिए मैंने इसे कॉपी कर लिया है, क्योंकि मैसेज में आप लिख दिए एडिशनल मैसेज। इसको आप क्या कंसीडर कर सकते हैं, कुछ भी फॉलोइंग, न्यू लाइन लगा दिए, लाइन फॉलोइंग आइटम्स वर स्कैन, ठीक है। आप बता रहे हैं कि कौन से आइटम स्कैन हुए थे, फॉलोइंग आइटम्स जो हैं वो स्कैन हुए थे। आपको आइटम्स प्रिंट करने हैं। तो यहाँ पर हमने लूप को ऑलरेडी कॉपी किया, वो कंट्रोल-V। लूप आप कैसी रहेंगे, ये हमें यहाँ से हटा देना है, इसको हटा दी, ठीक है। और स्कैन की जगह हमारे पास आ जाएगा प्रिंट, प्रिंटफ, ठीक है। % ऐसे ही रहेगा और ये आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी हम जो है इसको %3D, यहाँ पर भी हम स्पेस जो है उसकी फील्ड विड्थ स्पेसिफाई कर सकते हैं। 3D का मतलब हो गया हर एलिमेंट 3 की विड्थ में प्रिंट होगा। अगर उसकी नंबर ऑफ डिजिट्स जो है नंबर 3 से कम होंगे
तो जितने डेट कम होंगे उतने स्पेस खाली रह जाएंगे। अगर आप सिंगल डेट लेंगे तो उसमें 2 स्पेस खाली रह जाएंगे या 1 स्पेस खाली रहेगा। अगर 3 डेट का ही नंबर फिर कोई स्पेस खाली नहीं होगा। आप तो इस केस में आप 3 डेट से कम का नंबर लेना पड़ेगा, आप 4 ले लीजिए, ठीक है। हम अगर 4 डेट का नंबर जो है वो नहीं दे रहे हैं, ये आपका एक्चुअली फॉर्मेटिंग के लिए यूज करते हैं फील्ड विड्थ। आप अगर फील्ड विड्थ सेम दे रहे हैं तो सारे नंबर जो है वो प्रिंट फॉर्मेटेड फॉर्म में प्रिंट होंगे। ये आपकी जो सेकंड फॉर लूप है, जो इनर फॉर लूप है, ये आपकी एक रो को प्रिंट कर रहा है। तो एक रो प्रिंट होने के बाद आपको क्या करना चाहिए, यू शुड प्रिंट अ न्यू लाइन, ताकि अगली रो जो है वो दिखाई भी दे अगली रो में। यहाँ पर हमने न्यू लाइन स्टेटमेंट लगा दिया है। इसका काम क्या है, दूसरे वाले ये न्यू लाइन स्टेटमेंट का, कि एक रो प्रिंट होने के बाद एक रो आपकी, एक रो में जितने कॉलम से सब प्रिंट हो गए, जैसे एक रो खत्म हुई आपने एक न्यू लाइन लगा दिया, ताकि हर लाइन एक रो प्रिंट होने के बाद आपके पास जो आउटपुट आए उसमें अगली लाइन से दिखाई दे अगली रो, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया। यहाँ पर एक रिटर्न स्टेटमेंट लगा दिए, रिटर्न सेव करिए, फाइल करिए, देखिए दिखा रहा है एंटर एलिमेंट 00। हमने सपोज एंटर किया 12, 34, 6 या 56 जो भी होगी, 67, 78, 6, 23। आपके पास टोटल 6 एलिमेंट स्कैन होने थे। तो आप अगर यहाँ पर देखें 6 एलिमेंट स्कैन हुए, हमने 4D यूज किया था। तो यहाँ पर आपके पास जो आउटपुट आ रहा है ये फॉर्मेटेड फॉर्म में प्रिंट हो रहे हैं। सारे एलिमेंट जो है वो राइट जस्टिफाइड आ रहे हैं, सारे नंबर्स जो है वो आप राइट जस्टिफाइड देख सकते हैं। और पहली रो प्रिंट होने के बाद, 3 एलिमेंट प्रिंट होने के बाद न्यू लाइन से अगले आउटपुट जो है वो आपके पास प्रिंट हो रहे हैं, ठीक है। तो दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड दिस काइंड ऑफ मेथड। यहाँ पर अगर आप %4D हटा दें और उसके बाद देखें कि अगर हम 4D हटा देते हैं तब तो फिर तो कोई स्पेस नहीं आएगा, आप पहचान ही नहीं पाएंगे। आपने अगर स्पेस जो पुराना मेथड था कि आप %D के बाद स्पेस लगा देते हैं, आपका आउटपुट जो है उसके हिसाब से प्रिंट होगा, हर नंबर के बाद एक स्पेस आ जाएगा। इस फॉर्मेट में देखिए आपके पास नंबर का जो आउटपुट आ रहा है वो कैसे दिखाई दे रहा है। नंबर आप उसी तरह से कुछ भी स्कैन कर सकते हैं। Well, 23, 6, 67, 79, अब सीधी आउटपुट। अब आपका आउटपुट जो है वो जस्टिफाइड नहीं लग रहा है, कुछ जो है कॉलम सीध में आ रहे हैं, कुछ नहीं आ रहे हैं, कुछ नंबर जो है आगे पीछे आ रहे हैं। तो ये आपके पास फील्ड विड्थ नहीं स्पेसिफाई करते हैं, तो आपके पास आउटपुट जो है वो इस तरह से आता है। तो जो फील्ड विड्थ स्पेसिफाई की जाती है वो इसीलिए की जाती है ताकि हमारा आउटपुट जो है वो प्रॉपर फॉर्मेट में आए, इसलिए वो हम कहते हैं आउटपुट फॉर्मेटिंग। तो आउटपुट फॉर्मेटिंग के लिए हम फील्ड विड्थ यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आउटपुट आ गया इसका, ठीक है। ये 2D एरे का स्कैन हो गया और प्रिंट हो गया। अब मान लिया 2D एरे में आपको, देखिए 1D एरे में भी आप यही काम कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर 2D में क्या, ये 1D एरे का प्रोग्राम है, ठीक है। यहाँ पर हमने स्कैन किया था। फॉर एग्जांपल यहाँ मैंने आपको एक प्रॉब्लम में दिया था कि आपको कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर हमने एक वेरिएबल ले लिया एस इक्वल्स टू 0, बल्कि अब आप फ्लोट में, मतलब इसमें इंटीजर नहीं लेंगे, फ्लोट में लेंगे एस इक्वल्स टू 0। आप अगर 0 करते हैं तो दिस इज इक्विवेलेंट टू 0.0। यहाँ पर हमने 0.0 पे इनिशियलाइज कर दिया सम को। अब हम बजाय से प्रिंट करवाने के, हम नंबर्स को प्रिंट नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर कैलकुलेट कर लेते हैं। टोटल हाइट कितनी हो गई, एस इक्वल्स टू एस प्लस एच टी। कौन सा एच टी, आई। आपने ith एलिमेंट की हाइट जो है वो एस में ऐड कर दी, तो जब आप लूप से बाहर निकलेंगे एस में टोटल हाइट आ जाएगी। टोटल ऑफ हाइट्स, ठीक है, हाइट्स इक्वल्स टू परसेंट 5.2f and average height is percent 5.2f। 0.2f इसलिए लगा ताकि आपको आउटपुट में बहुत सारे डिजिट्स ना दिखाई दें। बहुत सारे 6 डिजिट का कोई फायदा नहीं होता। क्या वैल्यूज आपको प्रिंट करनी है, पहली आपको चाहिए टोटल हाइट एस हो गई, ठीक है।
और एवरेज कितना हो जाएगा, s डिवाइड बाई 5, ये आपकी एवरेज हाइट हो जाएगी। ये फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, तो आप यहाँ पर सिर्फ 5 लिखेंगे तब भी ये आपको फ्लोटिंग पॉइंट रिजल्ट ही रिटर्न करेगा। ठीक है, जब आप प्रिंट नहीं कर रहे हैं, स्कैन नहीं कर रहे हैं और फिर भी लूप के सारे एलिमेंट को विजिट कर रहे हैं जैसे यहाँ पर, तो ये कहलाता है आपका ट्रेवर्सिंग। तो हम यहाँ पर एरे को ट्रेवर्स कर रहे हैं और ट्रेवर्स करने में क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, हम उसको ऐड करते जा रहे हैं। ठीक है, किसी केस में आप जो है उसको ऐड करने के बजाय चेक भी कर सकते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है। आप स्मॉल फाइंड या लार्ज फाइंड करने के लिए भी सेम प्रोसीजर यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसको कंपाइल आप करें, 1.45, 1.56, 1.24, 1.38, 1.49, हमने सबकी हाइट इसमें इनपुट की है। ठीक है, तो आप अगर देखें सबकी हाइट, टोटल हाइट मिलाकर कितनी हो गई, 7.12 मीटर हो गई, हमने मीटर में कंसीडर किया है। और एवरेज कितना हो गया, एवरेज इज 1.4। आपने यहाँ पर %2 स्पेसिफाई कर रखा है, इसलिए सिर्फ 2 डेट तक ही दिखा रहा है। आपकी टोटल जो सम है टोटल हाइट से, वो भी 2 डेट तक दिखा रहा है, 2 डेट के प्रोसेशन में, और जो एवरेज हाइट है वो भी 2 डेट के प्रोसेशन में दिखा रहा है। अदरवाइज इट मे बी इन 6 डेट प्रोसेशन, हो सकता है कि आपको 6 डेट तक के प्रोसेशन में आउटपुट आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपके पास हाइट आ जाएंगे, एवरेज हाइट आ जाएगी। इसी तरह का ऑपरेशन आप जो है 2D एरे के ऊपर भी परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या करना होगा कि आपने एरे स्कैन कर लिया है, एरे हमने यहाँ पर प्रिंट कराया था। ठीक है, मान लिया मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको एरे प्रिंट करना है, लेकिन इनका सारे एलिमेंट्स को सम भी करना है। अगर आपको सारे एलिमेंट को सम करना है तो इसमें भी आपको यही चीज करनी होगी, कंट्रोल एस। इसमें जो है हम सिर्फ सम कैलकुलेट कर रहे हैं, या एवरेज भी कह सकते हैं आप इसे, कंट्रोल वी। यहाँ पर हमारे पास 2D एरे, तो हम इसे प्रिंट भी कराना चाह रहे हैं। तो आपने पहले यहाँ पर आपने जो है एरे को प्रिंट किया है, यहाँ पर आपने एरे को सॉरी ऊपर वाले लूप से आपने स्कैन किया है, दूसरे वाले लूप्स में यहाँ पर आप जो है एरे को प्रिंट करा रहे हैं 2D एरे की फॉर्म में। इसमें हम कहते हैं कि 2D एरे की फॉर्म में या मैट्रिक्स फॉर्म में हम 2D एरे को प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, अब आप क्या चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि सारे एलिमेंट का सम आप कैलकुलेट करें। तो आप यहाँ पर भी सेम चीज कर सकते हैं, S प्लस बस एरे का नाम का AR और इसका I और J। आप यहाँ पर जो है ये कर सकते हैं कि आपको एरे के सारे एलिमेंट्स सम करने, तो आपने सम कर दिए। अब आपको क्या करना होगा, यहाँ पर आपको दोबारा से प्रिंट करना है, सम कितना आ रहा है, सम इक्वल्स टू %d, न्यू लाइन में ले ली, /n %d, बल्कि लिख दिया आप सम किसका है, सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स। ठीक है, सारे एलिमेंट्स का सम कितना हो गया, कॉमा इसको आपने एस में प्रिंट कर दिया। यहाँ पर भी आप एवरेज निकालना चाहें तो एवरेज उसी तरह से निकाल सकते हैं। कंट्रोल एस सेव किया, इसको भी कंपाइल करिए। अच्छा, एस हमने जो है नहीं डिक्लेयर किया। अब यहाँ पर आप इंटीजर का सम कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको वेरिएबल का नाम होगा एस। ठीक है, कंट्रोल एस लिखिए, रन करिए। बिफोर जे, अच्छा सॉरी, ये स्किप हो गया एक सेकंड इंडेक्स। कंट्रोल एस एलिमेंट्स 1 2 1 3 4 5 6 7, ये आप देखें तो एरे को प्रिंट कर दिया 1 3 4 और 5 6 7। सब एलिमेंट्स का सम जो कितना दिखा रहा है, ये जस्ट लुक एट द सम, इज इट 76? क्या ये 76 आएगा? ये जो मैंने आपको बात बताई थी पिछले वेरिएबल्स वाले टर्म पर, कि आपके पास जो लोकल वेरिएबल्स हैं, हो सकता है उसे जनरली उसे प्रिंट करने में वो प्रिंट कर दे, लेकिन ये 76 तो नहीं होगा सम। ये 6 ये है, 6 और 9 15, 15 और 11 26, 26 आना चाहिए, लेकिन ये कितना आ रहा है, 76 आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पर एस को इनिशियलाइज नहीं किया था, एस इक्वल्स टू 0। सेव करिए, अब देखिए आउटपुट आपके पास क्या आ रहा है, 1 3 4, सॉरी लाइन में देना चाहिए, 1 3 4
5 6 7, देखिए अब 26 दिखा रहा है। मैंने आपको कहा था कि ये कंपाइलर जो है जब आप इनिशियलाइज नहीं करते हैं, जैसे प्रिंट कराई थी हमने लोकल वेरिएबल्स की वैल्यू तब भी 0 प्रिंट कर रहा था, लेकिन आप यहाँ पर देखें तो इसका बिहेवियर जो है वो अनडिफाइंड है। आपने अगर वेरिएबल को इनिशियलाइज नहीं किया था तो ये 76 दिखा रहा था सम, जबकि आना चाहिए था 26। अब हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया 0 पर, तो अब ये सही दिखा रहा है। सो इज इट क्लियर? आप 2D एरे कैसे स्कैन करेंगे, कैसे प्रिंट करेंगे उसे, और मैट्रिक्स फॉर्म में कैसे प्रिंट करेंगे। आप अगर यहाँ पर न्यू लाइन नहीं लगाएंगे तो सारे एलिमेंट आपके एक ही लाइन में प्रिंट हो जाएंगे, तो उससे हम कहते हैं कि ये 1D एरे की फॉर्म में है या मैट्रिक्स फॉर्म में प्रिंट नहीं हो रहा है आपके पास एलिमेंट। मैट्रिक्स फॉर्म का मतलब होता है कि आपके पास हर रो के बाद आपको एक न्यू लाइन इंसर्ट करना है। तो आप यहाँ पर अगर देखें तो जहाँ पे आपकी न्यू लाइन एक आपकी रो कंप्लीट होती है, दिस इज कंप्लीटिंग वन रो। ठीक है, रो की एक वैल्यू के लिए सारे कॉलम आपने प्रिंट कर दिए तो एक रो कंप्लीट हो गई। तो रो कंप्लीट होने के बाद लूप के बाहर आपने प्रिंट स्टेटमेंट लगाया। ध्यान रखिएगा ये लूप के बाहर है, पहले वाले जो अंदर इनर फॉर लूप है उसके बाहर लगाया। आप अगर इसे अंदर लगा देंगे तो फिर हर एलिमेंट के बाद न्यू लाइन आएगी। हमें हर लाइन एलिमेंट के बाद नहीं चाहिए, हम चाह रहे हैं कि सारे एलिमेंट एक रो के प्रिंट हो जाए उसके बाद न्यू लाइन आए। ठीक है, इसलिए इसे यहाँ पर लगाया। तो जस्ट रिमेंबर कि आपको कहाँ पर लगाना है। और ये हमने यहाँ पर सम कैलकुलेट किया था। आप यहाँ पर कोई दूसरा ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। आप इसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकाल सकते हैं या लार्जेस्ट एलिमेंट निकाल सकते हैं या इनका एवरेज काउंट कर सकते हैं या कोई पर्टिकुलर एलिमेंट आप जो है वो सर्च भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक मैं आप लोगों को असाइनमेंट दूंगा जिसमें आपको यही काम करना होगा कि आपको 1D एरे के अंदर से कोई एलिमेंट सर्च करना है, लोकेशन बतानी, या 2D एरे के अंदर से कोई एलिमेंट सर्च करना है और उसकी लोकेशन बतानी। जब आप 1D में बताएंगे तो लोकेशन जो है सिंगल डायमेंशन की होगी, आप बताएंगे 4th एलिमेंट है या 5th एलिमेंट है, जबकि 2D के अंदर आपको उसकी रो और कॉलम दोनों स्पेसिफाई करनी पड़ेंगी। ठीक है, जिस एलिमेंट से आपकी वैल्यू मैच कर जाए तो आप उसी वक्त उसकी आई और जे की वैल्यू नोट कर लें तो आपको दोनों चीजें मिल जाएगी। क्लियर? तो आप देखें ये आपके पास आज मैंने आपको 1D एरे के भी एग्जांपल्स बता दिए, रन करके भी दिखा दिए प्रोग्राम्स, और 2D एरे के भी दिखा दिए, उनके डिक्लेरेशन भी बता दिया, सिंटैक्स बता दिया, उनका एड्रेस अरिथमेटिक भी आपको बता दी कि आप कैसे एड्रेसेस जो है वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लिए। और मैंने जो है वेरिएबल्स के ऊपर लेक्चर जो है वो भी आपको यूट्यूब पे डाल दिया, तो वो भी आप देख सकते हैं। वेरिएबल से रिलेटेड या उनका जो स्कोप और लाइफ टाइम होता है वो चीज़ें आप एक बार पढ़ लिए, सुन लिए। आपको कभी भी कंफ्यूजन हो और इसमें भी कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज एंड ऑफ टुडेज सेशन। ओके, you have any problem then you can ask on Google Classroom or on WhatsApp group also you can specify. Is it clear? So let's finish the meeting. Stay home, stay safe and follow the guidelines. मैंने आपको उस पर भी डाली थी, हमारे VC साहब ने भी आपसे यही सब कहा है कि आपने फॉलो करें गाइडलाइंस को। जब भी बाहर निकले मास्क लगा के निकले, अदरवाइज घर पर ही रहें। बेटर तो ये घर पर ही रहें। ओके, थैंक यू।